बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आपका स्वागत है। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल प्रथम पाठ को क्रम से आगे बढ़ाते हुए आज हम भूमि संसाधन तथा भू संसाधन के बारे में आप सबको बताएंगे। आइए तो इसके बारे में देखते हैं। भू संसाधन का मतलब होता है एक ऐसा संसाधन, कक्षा 9 में आप सबने पढ़ा होगा कि उत्पादन के 5 साधन हैं। पहला है भूमि, दूसरा है पूंजी, तीसरा है श्रम, चौथा है प्रबंधन एवं पांचवा है साहसी। उसमें भूमि सबसे पहला संसाधन है। भूमि एक ऐसा उत्पादन का अनिवार्य संसाधन है जिसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हम सब भूमि पर ही रहते हैं, भूमि पर सारी क्रियाएं करते हैं, सारे क्रियाकलाप होते हैं। भूमि के बिना कुछ भी संभव नहीं है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन के साथ साथ यह एक सीमित संसाधन भी है। यह बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है जिसके बिना कोई भी क्रियाकलाप इस दुनिया में संभव नहीं है। इसलिए इस महत्वपूर्ण संसाधन के बारे में हमें बहुत महत्वपूर्ण रूप से जानना होगा, बहुत जरूरी जानकारी करनी चाहिए। आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहले भू उपयोग देख लेते हैं, या भू आकृति पहले देख लेते हैं, फिर भू उपयोग देखते हैं। भू आकृति आप देख रहे हैं, इस पर एक सर्किल बना हुआ है। इस पर जो हमारे भारत में भूमि है उसका 43% भाग मैदान है। 43% भाग मैदान है। 27% भाग पठार है और 30% भाग ये पर्वत है। ये हमारा भू आकृति हमारे देश की है। हमारे देश की जो भूमि है वो इस तरह से बटी हुई, अर्थात 43% भाग पर मैदान है, 27% पठार है और 30% पर पर्वत फैले हुए हैं। आइए हम इसके उपयोग के बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो उपयोग इसका इस तरह से है कि हम लोग, पहला उपयोग इसका हम जो लोग करते हैं उसको वन के रूप में करते हैं। भू उपयोग के बारे में बता रहे हैं। वन, पहला है वन। वन के रूप में भूमि का हम उपयोग करते हैं। दूसरा है भूमि जो कृषि के लिए अनुपलब्ध है, जिसमें जो कृषि के लिए अनुपलब्ध है अनुपलब्ध, जिसमें घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, रेलवे लाइन्स हैं, सड़क हैं, ऐसी चीजें जो खेती के लिए उपयोग में नहीं लाई जा सकती। दूसरा है इसी के अंतर्गत बंजर भूमि है, जो खेती में उपयोग में नहीं लाया जा सकता, खेती उस पर नहीं की जा सकती। तीसरी भू उपयोग में जो जमीन है उसमें जो है पुरातन परती है, ऐसी परती। तीसरी पुरातन परती, ऐसी परती जमीन जो 5 साल से अधिक सालों में नहीं बोई गई है, वो खाली पड़ी है, उस पर खेती नहीं होती है, उसको पुरातन परती कहते हैं। इसके आगे है परती, परती भूमि। परती भूमि ऐसी भूमि जो 1 साल से 5 साल के बीच उसमें खेती की गई हो, उसको पुरातन भूमि कहते हैं, वो परती भूमि कहते हैं। वह परती भूमि है। अब आइए आगे देखते हैं। पांचवा जो है वो जो है शुद्ध निबल भूमि। शुद्ध निबल भूमि है। शुद्ध निबल भूमि का मतलब ऐसी भूमि जिस पर 1 साल में 2 या 2 से अधिक बार खेती की जाती हो, अर्थात 3 बार तक खेती की जाती हो, ऐसी भूमि को शुद्ध निबल भूमि कहते हैं। तो इस तरह से भूमि का उपयोग हो गया। ये 5 तरह से उपयोग भूमि का किया जाता है। आगे आइए देखते हैं।
अभी हम लोग देख लेते हैं, भूमि का वर्गीकरण कर लेते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग भूमि को वर्गीकरण के रूप में देख लेते हैं। भूमि जो है हम लोग 3-4 भागों में भूमि को बांट करके देख लेते हैं उसको। तो सबसे पहले है काली भूमि, दोमट मिट्टी। हम लोग सबसे पहले दोमट मिट्टी पढ़ लेते हैं। दोमट मिट्टी ऐसी मिट्टी होती है जो सदाबहारी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनी होती है। अर्थात यूं कहा जाए, ऐसी सदाबहारी नदियां जिसमें सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है और गंगा है, इनके द्वारा जो उत्तर भारत का विशाल मैदान बना है, जहां पर हर साल नई मिट्टी पड़ जाती है, यह बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है और पूरा उत्तर भारत इसी मिट्टी से बना हुआ है। इसके उपजाऊपन के कारण ही यहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है। भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस उत्तरी भारत के मैदान में रहता है। यह इसके उपजाऊपन की विशेषता के कारण ही है कि वह इतने लोगों के भरण पोषण के लिए यह उपयुक्त होती है और बहुत सारे शहर, बहुत सारे महत्वपूर्ण जो है कि इमारतें, बहुत ऐतिहासिक स्थल इस दोमट मिट्टी के क्षेत्र में बने हुए हैं। यह उपजाऊपन के कारण इसका बहुत ज्यादा महत्व है। अगला है, दूसरा है काली मिट्टी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, नाम ही काली मिट्टी है। इसका रंग काला होता है और इसको रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। रेगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्कन के पूरे पठारी भाग में फैला हुआ है। अर्थात ये कहा जाए, पूरे दक्षिण के पठार में यह मिट्टी फैली हुई है। इस मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस मिट्टी में मैग्नीशियम पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, पोटास पाया जाता है, चूना पाया जाता है और इसमें ह्यूमस अर्थात जीवाश्म पाए जाते हैं, जो जिसे मित्र कीट हम कहते हैं, वो इसमें पाए जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता और है कि इसको कपास की खेती के कारण इसको कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। यह गर्मी के दिनों में इसमें मोटी मोटी दरारें फट जाती हैं। उन मोटी दरारों के फट जाने से इसमें हवा की मात्रा उपयुक्त मात्रा में घुल जाती है और जैसे ही पानी बरसता है इसमें यह चिपचिपी हो जाती है। इस तरह से इस मिट्टी में कपास की खेती के लिए और मूंगफली के लिए, धान के लिए बहुत उपयुक्त खेती मानी जाती है। ये पूरा दक्षिण के पठार में पाई जाती है। तीसरी मिट्टी है लाल पीली मिट्टी। यह लाल पीली मिट्टी दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी किनारों पे पाई जाती है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा पश्चिमी घाट पर्वतों पर यह पाई जाती है। यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और पहाड़ी ढालों में पाई जाती है। इसमें लाल और पीला रंग जो दिखाई पड़ रहा लिखा हुआ है, लाल रंग इसका लोहे की मात्रा के कारण होता है और जैसे ही इस भूमि पर पानी की छींटें पड़ती हैं, पानी बरसता है कम मात्रा में ही, उसका रंग पीला हो जाता है। यह कम उपजाऊ होती है, इसमें जीवाश्मों की मात्रा ना के बराबर होती है, परंतु नवीन तकनीकी और कृषि यंत्रों के द्वारा हम सिंचाई के द्वारा इसकी उपयोगिता को बढ़ा सकते हैं, इसका उपजाऊपन को बढ़ा सकते हैं। चौथी मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी, जैसा कि नाम से पता है, नाम से क्लियर हो रहा है, लेटराइट मिट्टी एक ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। यह मिट्टी उन पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर बहुत अधिक तापमान पाया जाता है और बहुत अधिक ढाल होती है और तापमान के साथ साथ बहुत अधिक वर्षा भी होती है। अत्यधिक तापमान, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक ढाल, जहां पर वर्षा के बाद वहां की ह्यूमस जो जीवाश्म होता है वो पानी के साथ बह जाता है और इस मिट्टी में ह्यूमस, जिसमें जीवाश्म कहते हैं, बह जाने के बाद ये कम उपजाऊ हो जाती है। ऐसी मिट्टी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के क्षेत्रों में, जहां पर
चाय की खेती की जाती है, चाय के बागान लगाए जाते हैं, या काजू की खेती की जाती है, ऐसे क्षेत्रों तक फैली हुई है। पांचवी मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, मरु, मरु मतलब मरी हुई, ऐसी भूमि जो मरी हुई है, अर्थात जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, यह भूमि राजस्थान के उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। उच्च तापमान के कारण जमीन मिट्टी में प्रसार होता है और वो कण सब अलग होकर रेत में बदल जाते हैं, जिसके कारण इसमें लवणीयता आ जाती है, जीवाश्म खत्म हो जाते हैं, कैल्शियम की मात्रा नीचे बढ़ जाती है, जिससे इसका उपजाऊपन खत्म हो जाता है। इसमें कटीले कैक्टस जैसे पेड़ पाए जाते हैं। परंतु अगर हम कृषि के लिए इसको उपयोगी बनाना चाहते हैं तो वहां पर सिंचाई की व्यवस्था अगर की जाए तो इसको हम उपयोगी बना सकते हैं, इस जमीन से कृषि कार्य कर सकते हैं। ये हो गया मिट्टी के प्रकार। मिट्टी के प्रकारों के बारे में हमने जान लिया। अब आइए आपको हम बताते हैं भू निम्नीकरण के बारे में। भू निम्नीकरण, भू निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि का उपजाऊपन कम हो जाना या खत्म हो जाना, ह्रास हो जाना उसके उपजाऊपन में। इसी को या इसको कहा जाए प्रदूषित हो जाती है जमीन, इसे भू निम्नीकरण कहा जाता है भौगोलिक भाषा में, भौगोलिक शब्दों में। तो भू निम्नीकरण के कई कारण होते हैं। उन कारणों में एक मानवीय कारण है, दूसरा है प्राकृतिक कारण। पहले हम मानवीय कारण की चर्चा कर ले रहे हैं। मानवीय कारण में जो है सबसे पहले वनों का ह्रास। वनों का ह्रास मानवीय कारण में वनों का ह्रास, वनों का ह्रास, जिस तरह से वनों की कटाई हो रही है, वन लगातार खत्म हो रहे हैं। हम सबको पता है कि जब वन खत्म हो जाएंगे तो बरसात का पानी सीधे जमीन पर आता है, बड़ी बड़ी बूंदें, और पानी की बड़ी बूंदें मिट्टी को चोटिल करके उसको पानी में घुला करके बहा देती हैं। इस तरीके से मिट्टी पानी के साथ बरसात के समय बह जाती है तो उसका उपजाऊपन बह जाता है, खत्म हो जाता है। इस तरीके से वनों के न रहने से मिट्टी के उपजाऊपन में कमी आती है। दूसरा है पशुचारण। हमारे यहाँ तो कम, राजस्थान और गुजरात में जिस तरह से जानवरों का पशुचारण कराया जाता है, उस पशुचारण से केवल जमीन का चारा ही खत्म नहीं होता है। पशुओं के चरने से चारा तो खत्म ही खत्म होता है, लेकिन पशुओं के खुर से, उनके पैर जिस तरह से होते हैं, उस खुर से मिट्टी का कटाव हो जाता है, और वह मिट्टी का कटाव पानी बहाव के साथ, जैसे मिट्टी की पकड़ ढीली हो जाती है और पानी के बहाव के साथ वह मिट्टी बह जाती है, इससे उस मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो जाता है। ये दूसरा कारण है कि उसका जो प्रदूषण हो रहा है, उसका निम्नीकरण जमीन का हो रहा है, दूसरा कारण है। तीसरा कारण है खनन। मनुष्य इतना लालची है, इतना स्वार्थी है कि जहां भी जिस चीज का पता चलता है वह तुरंत उसके खनन में लग जाता है, और खनन की यही स्थिति हो जाती है कि मिट्टी वहां की खोद ली जाती है, वह वैसे भी ढाल मिट्टी हो जाती है खुदाई के बाद। दूसरी बात, वहां से जो धुआं निकलता है, जो प्रदूषण होता है, जो गंदगी निकलती है, वहां की जमीन पर परत जमा लेती है, वहां के पेड़ों पर परत जमा लेती है। जमीन पर परत जम जाने से जो है कि परत जम जाने से उसका उपजाऊपन कम हो जाता है। इस तरीके से खनन भी हमारी जमीन, हमारी भूमि के निम्नीकरण में बहुत ही सहायक है। चौथा कारण है अत्यधिक सिंचाई। हम लोग जानते हैं कि जिस जमीन की अत्यधिक सिंचाई होगी उसका अत्यधिक उपयोग होगा। हमारे पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जमीन की अत्यधिक सिंचाई की जाती है, उसका अत्यधिक उपयोग होता है, उससे जमीन की उपजाऊपन खत्म हो जाती है, उसकी क्षमता कम हो जाती है, उसके उपजाऊपन का ह्रास हो जाता है। इस तरीके से यह 4 मानवीय कारण हैं जिससे जमीन का निम्नीकरण हो रहा है। अब हम आप देखते हैं प्राकृतिक कारण क्या है, जमीन के निम्नीकरण का प्राकृतिक कारण क्या है। आइए इसको देख लेते हैं। यह है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण में सबसे पहला कारण है ज्वालामुखी।
ज्वालामुखी, जिस क्षेत्र में ज्वालामुखी फूट जाती है उस पूरे क्षेत्र में लावा और राख फैल जाती है। कितनी भी जमीन उपजाऊ क्यों ना हो, अगर वहां लावा और राख फैल गई तो उसका उपजाऊ होने का कोई मतलब नहीं रह गया। इस तरह से यह प्राकृतिक कारण, ज्वालामुखी का जो प्राकृतिक कारण है, यह भी हमारी जमीन के निर्णीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। अगला कारण है रेत। नदियां जो सदाबहारी होती हैं, ये बहते बहते कभी कभार रेत का इतना फैलाव कर देती है अपने क्षेत्र में, जहां पर मिट्टी छोटी है वहां मिट्टी की वजह रेत फैल जाती है। उस रेत के फैल जाने से उस क्षेत्र का उपजाऊपन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इस तरह से ये दोनों भू निम्नीकरण के प्राकृतिक और मानवीय कारण मिल करके हमारी जमीन की उपजाऊपन को खत्म कर दे रहे हैं, अर्थात उसको प्रदूषित कर दे रहे हैं। यह हुआ भूमि का निम्नीकरण। अब आइए हम लोग देख लेते हैं भूमि का अपर्दन एवं संरक्षण। भू अपर्दन, भू अपर्दन, अपर्दन का मतलब होता है बहाव। भूमि का जो है कटाव और बहाव होता है, इसके कई कारण होते हैं। भूमि के अपर्दन के कई कारण हैं। जब सैलों का क्षय होता है, सैलों का टूटन फूटन होता है, उसको हम अपक्षय बोलते हैं। और जब वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाती है तो उसको अपर्दन बोला जाता है। तो भू अपर्दन, भूमि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, इसको भू अपर्दन कहा जाता है। भू अपर्दन के कुछ कारण निम्नलिखित हैं। पहला है भू अपर्दन का सबसे बड़ा कारण वनों का ह्रास। वनों का ह्रास, जो भूमि का कटाव होता है उसमें वनों की कमी सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। जब वन कम होंगे, चूंकि वन मिट्टी को अपनी जड़ों से बांध के रखते हैं, जो पानी बरसता है वो पहले अपनी डालों को रोक लेते हैं, फिर धीरे धीरे पानी जमीन पर लाने देते हैं। अगर वन नहीं रहते हैं तो सीधे जमीन पर पानी बरसात का आता है और पानी बह करके मिट्टी के साथ नदी में लेकर चला जाता है। तो वनों के न रहने से बरसने वाला पानी की बड़ी बड़ी बूंदें सीधे जमीन की मिट्टी पर पड़ती है, मिट्टी को काट देती हैं और पानी को एक साथ बहा ले जाती है। जो पेड़ होते हैं वो पेड़ बूंदों को रोक करके धीरे धीरे जमीन पर आने देते हैं, इसलिए एक साथ पानी को बहने नहीं देते हैं, इससे मिट्टी कट नहीं पाती है। तो वनों का सबसे बड़ा ह्रास ये हमारे अपर्दन का, भूमि के कटने और बहने का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण है पानी। पानी जिस क्षेत्र से बहता है, ये स्वाभाविक है, जहां पानी बहेगा वहां मिट्टी भी बहेगी। तो जिन क्षेत्रों से पानी बरसात में बहता है, वह बरसात का पानी जहां ज्यादा बारिश हो जाती है या अधिक बारिश होती है, वहां पर पानी मिट्टी को बहा ले जाता है। जैसा कि हम लोगों ने मिट्टी को पढ़ा कि जहां पर अधिक पानी बरसता है वहां ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है। तो ये पानी जब अधिक तेजी से बढ़ेगा, बरसेगा, बहेगा, तो मिट्टी के कटाव करेगा और उसकी उपजाऊपन परत जो ऊपर जमी हुई है वो बहा ले जाएगा। तो यह भी भू अपर्दन का सबसे बड़ा कारण है, भूमि को काट देता है। बारिश का पानी या नदियों का पानी भी जमीन को काटने का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा हो गया पानी, और तीसरा सबसे बड़ा कारण है हवा। अब देखिए हवा कैसे पानी मिट्टी को काटता है। हम जानते हैं कि हवाएं जब चलती हैं तो हवाओं में बहुत धूल कण होते हैं, कभी कभी धूल भरी आंधियां भी आती हैं। ये धूल भरी आंधियां कहीं न कहीं से मिट्टी को उड़ा के ले आती हैं। उन मिट्टी को जिनकी पकड़ जमीन से शिथिल हो गई है, वो अलग हो गई है, उन मिट्टी को वो उड़ा करके हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा देती है। खास करके रेगिस्तानों में देखा जाए तो जब हवाएं चलती हैं तो पूरी परत की परत थोड़े से समय में जम जाती है। ऐसे इन क्षेत्रों में भी हवाएं जब चलती हैं तो मिट्टी की परत एक स्थान से उड़ करके दूसरे स्थान पर जम जाती है। ये हवा भी हमारी मिट्टी को उड़ाने का काम करती है। अगला है इसमें जुताई। चौथा है जुताई। जुताई देखिए किस कारण कैसे है, जुताई किस तरह से मिट्टी कटाव में सहायक है। देखिए जुताई जब हम लोग करते हैं, खेतों में जुताई होती है, तो जुताई अगर पानी के बहाव की दिशा में हो रही है, पानी इस दिशा से बह रहा है और इसी दिशा में हमने हल चला दिया, तो नालियां बन जाती हैं और पानी बेरोक बह जाता है और मिट्टी को लेकर बहुत तेजी से बहा के नदियों में लेकर चला जाता है। अगर हम इस तरह से बहने वाले पानी को समय मिट्टी पर इस तरह की जुताई कर दें, खड़ी के बजाय पड़ी जुताई कर दें, तो उसमें जो नालियां बनेगी वो पानी को बहाव में अवरोध उत्पन्न करेगी। इस तरीके से जुताई भी पानी के बहाव में
मिट्टी के बहाव में बहुत सहायक होती है। अगर जुताई पानी के बहाव की दिशा में है तो मिट्टी बहुत तेज से कटेगी बहेगी, अगर उसके विपरीत दिशा में है तो मिट्टी नहीं कटेगी नहीं बहेगी। इस तरह से यह भू अपरदन में ये चार तो सहायक है। अब आइए देखते हैं इसके संरक्षण कैसे किया जाए। यही चीजें हैं, इन्हीं चीजों को हम उलट दें, भूमि संरक्षण में आ जाए, भूमि संरक्षण में आ जाए, इसको भू संरक्षण कर देते हैं। भू संरक्षण आ जाए, भू संरक्षण में पहला हो जाएगा वन लगाना। भू अपरदन में वन कटना था, भू संरक्षण में वन को लगाना है। हम वन को अगर लगा दें, पेड़ों को लगा दें, तो जहां वनों के न रहने से मिट्टी कट रही थी वहां वनों के लग जाने से मिट्टी नहीं कटेगी, मिट्टी का कटाव कम होगा। ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। अब दूसरा यहीं पर हो जाएगा पानी। जो पानी बहता है, चाहे बरसात का पानी चाहे नदी के पानी, हम पहाड़ों में देखते हैं कि वहां सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। सीढ़ीदार खेत बना करके पानी के बहाव को हम कम कर सकते हैं। सीढ़ी पुनः सीढ़ी पुनः सीढ़ी, तो पानी एक सीढ़ी पर आकर रुकेगा, फिर दूसरे पे आएगा, तीसरे पे आएगा, इस तरह से रुक रुक के बहेगा और मिट्टी का कटाव नहीं होगा। तो इस तरह से बरसात के पानी के जहां पर ऊंची नीची जमीनें हैं वहां पर हम सीढ़ीदार खेत बना दें तो मिट्टी का बहाव को रोक करके केवल पानी को बहने दिया जाता है। तो इस तरह से दूसरा हो जाएगा सीढ़ीदार खेत। सीढ़ीदार खेत, सीढ़ीदार खेतों से हम इसको संरक्षित कर सकते हैं, भूमि को कटने से रोक सकते हैं। तीसरा है, अब हवा द्वारा यदि भूमि का कटाव होता है तो हम कैसे रोक सकते हैं इसको? हम इस तरह रोक सकते हैं कि पेड़ों की लाइन लगा देते हैं। जिस दिशा से हवा बहती है अपने खेतों के चारों तरफ अगर हम पेड़ों की लाइन लगा दें, सरपत की लाइन लगा दें, कुसे की लाइन लगा दें, तो वो जो मिट्टी का कटाव होगा उन्हीं पेड़ों पर आके रुक जाएगा। इस तरह के से पेड़ों को लगाने से, सरपतों कुसों को लगाने से अपने खेतों के चारों तरफ हम अपने खेतों की मिट्टी या बाहर से आने वाली मिट्टी को वहीं पर रोक सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है हवा से भी पेड़ लगाकर, पेड़ या सरपत लगाकर इसको हम रोक सकते हैं। अब आइए जुताई के माध्यम से कैसे रोक सकते हैं? जुताई के माध्यम से इस तरह रोक सकते हैं कि जहां पानी का बहाव जिस दिशा में होता है ठीक उसके उल्टा दिशा में अगर हम जुताई करते हैं, विपरीत दिशा में जुताई, विपरीत दिशा की जुताई, इस तरह से पानी के बहाव की विपरीत दिशा में यदि हम खेत की जुताई करते हैं तो पानी के बहाव को कम कर सकते हैं, अपनी जमीन को कटने से हम रोक सकते हैं। इस तरीके से हम भूमि की का संरक्षण कर सकते हैं, भूमि को हम कटने से रोक सकते हैं। तो बच्चों, आज यह पाठ भूमि के प्रकार, निम्नीकरण, उपयोग, भूमि अपरदन और संरक्षण के बारे में चर्चा हो गई। अगले वीडियो में हम आपको अगला पाठ